नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बरेली हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में है। हिंसा में शामिल आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को गिरफ्तार किया है। मोहसिन रजा के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया। ये एक अवैध चार्जिंग स्टेशन था जिसे नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। इसमें कई सारे ई रिक्शा भी खड़े थे। बरेली बवाल के आरोपियों पर पुलिस प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। पुलिस ने बलवा के आरोपी ताजिम को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। घिरने पर ताजिम ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में ताजिम को पुलिस की गोली लगी जिससे वो घायल हो गया। बरेली हिंसा में अब तक पुलिस ने 73 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां सील कर ली गई हैं। कई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फरार चल रहे उपद्रवियों की तलाश में पुलिस जोर शोर से जुटी है। बरेली के थाना सीबीगंज पुलिस ने एनकाउंटर में 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में दोनों आरोपी इदरीस और इकबाल के पैर में गोली लगी। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी और इदरीस और इकबाल शाहजहांपुर से बरेली प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे। इदरीस और इकबाल के पास से 2 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। बरेली के थाना सीबीगंज इलाके में नेशनल हाईवे के किनारे ये मुठभेड़ हुई। सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक जो थाना मदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है और इकबाल पुत्र जफर अली ये भी थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। बरेली हिंसा के पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कि साफ दिखाई दे रहा है जमावड़े के लिए मस्जिदों का सहारा लिया गया। पूरे शहर में दंगा भड़काने की साजिश रची गई। हजारों लोगों को बुलाया गया। सुनियोजित तरीके से बरेली शहर की फिजा खराब करने की साजिश थी। मोहम्मद नदीम पुलिस के हैंड वायरलेस सेट से लगातार पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। एक के बाद एक 6 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए। एसपी अनुराग आर्य ने हिंसक प्रदर्शन का वीडियो जारी किया। अमरोहा से पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट किया। बरेली जाने की सूचना पर उनके घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी और इस मौके पर कुंवर दानिश ने बरेली में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर कई सवाल उठाए। तो बरेली जाने की खबर पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो बरेली जाने की कोशिश कर रहे थे और बुलडोजर कार्रवाई पर लगातार सवाल भी खड़े किए गए। बरेली में संविधान की हत्या हुई, ये कहा दानिश अली ने। नहीं, बरेली जाने का हमारा आज का कार्यक्रम है। जो वहाँ का हमारा जो वहाँ बरेली में जो एक सुनियोजित हिंसा हुई है और बेकसूर लोगों पर जो दमन किया जा रहा है, उससे वहाँ के जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलने के लिए और वहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन को ये कहने के लिए कि भाई आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें। बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। बरेली बवाल पर सपा नेता एसटी हसन का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस विषय को सेंसिटिव बताया और कहा कि यह मुसलमान के ईमान से जुड़ा है। ये अधिकारियों से और प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें, क्योंकि ये मुसलमान के जज्बात ही नहीं बल्कि ईमान से जुड़ा हुआ मामला है। इस नाम के ऊपर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर आदमी जज्बाती हो जाते हैं और हमारी ईमान की भी पहली सीढ़ी हमारे आका से मोहब्बत है। उनके लिए हर मुसलमान किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए जरूरत आज इस बात की है कि हमारा पुराना जो भी सौहार्द है वो उसे बरकरार रखा जाए, प्यार मोहब्बत बरकरार रखी जाए। बरेली में हुए बवाल के बाद हुई कार्रवाई पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर से पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें, इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट किया गया। मैं जाकर के वहां अधिकारियों से मिलना चाहता था। बहुत सारे फ़ोन वहां से लगातार आ रहे थे कि बहुत बेगुनाह लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। हम लोग
नहीं चाहते कि किसी भी तरह का माहौल ख़राब हो। अमन और शांति के हम लोग पैरोकार हैं। जिस तरीके से वहाँ पर कार्रवाई हुई वो किसी सूरत भी मुझे नहीं लगता कि उचित है। देखिए, फतेहपुर के अंदर पूरी मज़ार के अंदर घुस कर के तोड़ फोड़ की गई, पुलिस की कार्रवाई नदारद। मुजफ्फरनगर और इनमें अभी आपने पिछले 2 महीने पहले देखा कि सड़कों पर ढाबों को लूटा जा रहा, ढाबों के ऊपर तोड़ फोड़ हो रही। कहा जाता था कि साहब समझा बुझा के शांत कर दिया। तो कार्रवाई क्या सिर्फ धर्म देख कर होगी? पोस्टर लेकर कोई खड़ा है, आप टांगे तोड़ देंगे, उनके जल्लूस निकालेंगे, टांगों पर गोली मार देंगे? तो ये धर्म देखकर अगर नफरत की बुनियाद के ऊपर टारगेट करके किया जा रहा है, तो ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुसलमानों को समझनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने इमरान मसूद को बरेली न जाने देने पर कहा कि इमरान मसूद बरेली में दंगा भड़काना चाहते थे और इसीलिए इमरान मसूद जहां हैं वो वहीं ठीक हैं। देखिए, बरेली जाने का उनका मंशा क्या है? बरेली जाना चाहते हैं कैसे दंगा भड़के? बरेली जाना चाहते हैं कुछ हवा देने के लिए? तब मैं कहूँगा इमरान मसूद से कि वो जहाँ पर है वहाँ पर है तो अच्छा रहेगा। और रही बात ये कि कभी भी अगर इस प्रकार का कोई शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेगा और शक्ति प्रदर्शन के बहाने दंगा भड़काने का काम करेगा तो पुलिस चुप बैठेगी नहीं। बरेली में बवाल के बाद पुलिस और प्रशासन का लगातार एक्शन जारी है, मगर इस कार्रवाई पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। अगर कोई बाजार बंद कर रहा है, अगर कोई वहां जाके नारे लगा रहा है, तो वो तो सीधा सीधा पब्लिक की संपत्ति का भी नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है, और पब्लिक भी उसमें अपने आप को असहाय महसूस करती है। जब लोग निकलते हैं चौराहों पे मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे करते हुए, तो वो प्रभावित करता है जनता की आज़ादी को, जनता की भावना को, जनता को एक डर उनके मन में बैठता है। तो हमारे प्रशासन ने जो काम किया है बिल्कुल सराहनीय काम, जो अपेक्षा प्रदेश की जनता की हमारी सरकार से थी, वो पूरी करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आई लव मोहम्मद विवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी सोच सही नहीं है, सरकार को सपोर्ट करना भी धर्म है। पागलपंथी सोच किसी के लिए भी ठीक नहीं है। की मोहब्बत के नाम पर प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, जहां मोहब्बत है वहां झगड़ा कहां है? झगड़ा तो सियासत का है। और ये जो सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलर पार्टियां हैं और इनके जो नेता हैं, ये मुसलमान भाई बहनों को मुसलमान बना के रखना चाहते हैं। ये उन्हें हिंदुस्तानी नहीं बनने देना चाहते। हिंदुस्तानी मुसलमान हो या हिंदू हो, हिंदुस्तानी पहले है। तो हिंदुस्तान के आइन की इज्जत करना हिंदुस्तान। बरेली हिंसा के बाद से लगातार बयानबाजी हो रही है। बरेली से दरगाह पर आला हजरत की ओर से पुलिस और प्रशासन की ओर से हो रही कार्रवाई पर बड़ा बयान आया। इन लोगों ने मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। हालात हैं, उन हालात के मद्देनज़र ख़ानदान आला हजरत के तमाम अफराद ने ख़ास तौर से हज़रत मौलाना सुभान रज़ा ख़ां, हज़रत मौलाना असजद रज़ा ख़ां काज़ी हिंदुस्तान, हज़रत मौलाना मन्नान रज़ा ख़ां और खानका रज़विया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रज़ा ख़ां, इन सब की तरफ से और बल्कि पूरे ख़ानदान की तरफ से एक ही डिमांड रखी गई है कि जो जुमे के दिन ज्ञापन देने के वक्त जो हालात पेश आए, लाठीचार्ज हुआ, वो सिर्फ मुसलमानों को ऊपर लाठीचार्ज किया और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया। इसलिए ख़ानदान के तमाम अफराद ने मिलकर एक डिमांड पेश की है प्रशासन के सामने कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बिलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए।
बरेली में विजयदशमी मेलों को लेकर सुरक्षा सख्त है। रेंज के चारों जिलों के रामलीला और दुर्गा पूजा मेला में सुरक्षा को लेकर खासा अलर्ट जारी किया गया है। बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत के मेलों को अतिरिक्त फोर्स भेजने का आदेश जारी किया गया। विजयदशमी पर पुलिस, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स, आरआरएफ की अतिरिक्त तैनाती रहेगी। कुल 70 प्रतिमाएं हैं जो कि स्थापित की जाती हैं दुर्गा जी की। इसके अलावा करीब 160 पुतला दहन है और 160 के आसपास जो है ये रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। जो भी पुतला दहन होना है विजयादशमी के दिन, उस पुतला दहन वाले स्थलों को पूरी तरह से भ्रमण कर लिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, और वहाँ 2 तारीख को जो पुतला दहन होगा उसकी व्यवस्था को देखते हुए कि कितनी दूरी पे लोग बैठेंगे, उसके अंदर कितने पटाखे लगाए जाने हैं, तो सारी चीज़ें देख ली गई हैं। निर्माण करने वालों और संबंधित जो वहाँ के आयोजक हैं उनको बता दिया गया है। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार में कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर कई प्रमुख राज्यों में काफी नीचे है। इतना ही नहीं, प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की संख्या 0 रह गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शी शासन, त्वरित कार्रवाई ने अपराधों में गिरावट की है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 में ये बताया गया है कि यूपी में जघन्य अपराधों के 49,453 मामले दर्ज हुए, तो वहीं लूट, डकैती, अपहरण के मामलों में कमी आई। 2021-2022 के मुकाबले 2023 में अपराधों में कमी आई। यूपी में महिलाओं पर हिंसा के मामलों में कमी आई। एनसीआरबी के 2023 के आंकड़े सामने आए, जिसमें यूपी में महिलाओं पर हिंसा के मामलों में कमी देखने को मिली। योगी सरकार की सख्ती, पारदर्शिता का असर साफ देखने को मिल रहा है। यूपी में सांप्रदायिक धार्मिक दंगों की संख्या 0 हुई। पूरे देश के मुकाबले यूपी में अपराध 1/4 कम हुआ। एनसीआरबी डेटा से पता चलता है कि यूपी 28 राज्यों में महिला अपराधों में 13वें स्थान पर है, जबकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में 17वें स्थान पर है। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं। संबंधी अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी प्रदेश भर में अनेक अभियान चल रहे हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महानवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पारंपरिक कन्या पूजन किया। उन्होंने 100 बालिकाओं के पैर पखारे, उन्हें चुनरी उड़ाई और अपने हाथों से भोजन कराया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि नारी शक्ति के वंदन का पर्व है। नवरात्रि नारी शक्ति का ही रूप है। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आरएसएस के शताब्दी समारोह में बतौर पीएम, बतौर चीफ गेस्ट वो शामिल हुए। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की नींव एक स्वयंसेवक आधारित संगठन के रूप में रखी थी। इसका उद्देश्य नागरिकों में सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना था। 1963 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान आरएसएस के स्वयंसेवक ने राजपथ पर मार्च भी किया था और इसी राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है।
ये उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर हुआ था, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं के बेहतरीन प्रयासों को स्वीकार किया था। आरएसएस भी उस पल को गर्व के साथ याद करता है। उस यादगार पल को अब सरकार ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट में उतारा है, जिसे आरएसएस के 100 साल के मौके पर पीएम मोदी ने जारी किया। पीएम मोदी ने इस दौरान एक स्मारक सिक्का भी जारी किया, जिसमें भारत माता के सामने पारंपरिक मुद्रा में खड़े आरएसएस स्वयंसेवक दिखाए गए हैं और यह स्मारक चांदी का सिक्का है, जिसका मूल्य 100 रुपए है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारा श्रमिक भाई बहन हो, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है। और इस यात्रा की भी एक विशेषता रही है, संघ की एक धारा अनेक धारा तो बनी, मल्टीप्लाई तो होती गई, लेकिन उनमें कभी विरोधाभास पैदा नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि हर धारा का विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। और खबर बहराइच से, जहां एक घर में 6 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल विजय मौर्य के घर में विजय, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और गांव के सूरज और सनी के जले शव मिले। सभी गांव के एक ही घर में मिले हैं। हालांकि मौत की वजह क्या है वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है। अंदर की तरफ उनको भी लॉक किया गया है। जब दरवाजा तोड़ा गया तो मवेशी उसके अंदर थे। तो ये बड़ा अनयूजुअल सा एक घटनाक्रम है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घर का जो गृहस्वामी है, क्योंकि गृहस्वामी की और उसके पत्नी और बच्चों की जो बॉडीज है वो यहाँ के ग्रामीणों द्वारा अभी पहचानी, क्योंकि वो बॉडी चार्ड हैं, लेकिन ग्रामीणों ने जो पहचाना है उसके आधार पर अभी हमको लग रहा है कि गृहस्वामी, उनकी पत्नी, 2 बच्चे, ये लोगों की मृत्यु जलने के कारण एक कमरे में हुई जिसमें लकड़ियां थी, मवेशी भी थे, ज्वलनशील पदार्थ था और 2 छत्ती एक बनी हुई है, उसके ऊपर ये बॉडीज मिली है। लेकिन दूसरा कमरा है उसी से सटा हुआ, उसमें 2 बच्चों की डेड बॉडीज मिली है जिनके कट वुंड्स हैं, इंजरीज है उनकी बॉडी पे, शार्प ऑब्जेक्ट। तो उनको जो है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उनकी हत्या हुई। उसके बाद जो है ये 4 बॉडीज, घर अंदर से बंद था और धुआं लगने पर जो है हमारे पास लगभग चश्मदीद एक बच्चा भी है जिसने कुछ हमें इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं कि कैसे मॉर्निंग में क्या सीक्वेंस रहा, कैसे यहाँ पर इनके यहाँ लहसुन उगाया जाता था और आज उसकी कटान की बात हो रही थी, तो वहाँ लहसुन की कटान के लिए ये लोग आए हुए थे। एक बच्चा है जो पूरे सीक्वेंस को बता भी रहा है। तो अनयूजुअल सा सीक्वेंस है। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से जो हमने एविडेंसेस पिक किए हैं उनका एनालिसिस, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पोस्टमार्टम से हमें ये पता चलेगा कि जो बॉडीज चार्ड हैं उनकी कॉज ऑफ डेथ धुएं से हुई, जलने से हुई, या उनको भी पहले कोई इंजरी हुई है, पहले उनको या कोई विषाक्त पदार्थ दिया गया है कुछ। ये तो समझ में आ रहा है कि पूरा ये एक व्यक्ति द्वारा प्लान तरीके से किया गया, क्योंकि वरना ट्रैक्टर दूर है, वो जलाया गया। तो ये सारी घटना की हम जांच अलग अलग पहलुओं की हमें करनी है। 4 टीमें अलग अलग हमने बनाई हैं, अभी इस समय अंदर टास्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पीएम रिपोर्ट का हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही पीएम रिपोर्ट आएगा उसमें जो चोटें और जो कॉज ऑफ डेथ आएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो घर के सदस्य हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे पूछताछ करके इस सीक्वेंस को एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। ये भी पता चला है कि जो गृहस्वामी यहाँ का था, जिसको लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जिसकी डेथ हुई आज, वो उग्र स्वभाव का, और थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में उसके एक क्लोज की डेथ हुई, बेटे की डेथ हुई, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था। पर क्या यही वजह है, ये अभी थोड़े से हमारी इन्वेस्टिगेशन का क्लियर है। सिंदूर वगैरह मिला है वहाँ पर, क्या तंत्र मंत्र का भी कुछ है? एक जगह पर सिंदूर जैसा लाल रंग का पाउडर जरूर वहाँ पे पड़ा है। अब वो किसी तंत्र मंत्र या उसकी वजह से पड़ा है
या घर के अंदर का एक वो है जिसमें एक दीवार, चूंकि अंदर रेस्क्यू के लिए जब टीमें गई हैं तो एक दीवार को हटाना पड़ा है, तो उसके क्रम में नेचुरल में जमीन पे गिरा है। ये हमारी आगे की तफ्तीश और फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो आएंगी उसके हिसाब से इस्टेब्लिश हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश कुमार बहराइच से जुड़ रहे हैं, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। जी अखिलेश, अभी तक क्या पता लगा पाई है पुलिस? एक साथ एक घर के अंदर से 6 शव बरामद होते हैं। हेलो हेलो जी अखिलेश, क्या जानकारी ताजा? जी जानकारी यही है कि टोटल 4 बच्चों की मौत हुई है और खुद दंपति इसमें शामिल हैं। 2 बच्चों की पहले निर्मम हत्या की गई है, उसके बाद जो दंपति हैं उनके 2 बच्चे और खुद उन्होंने कमरे में बंद कर लिया, खुद को आग लगा ली, उन्होंने आत्महत्या कर दी। मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही घर है। यहाँ पे देखिए आईजी देवी पाटन अमित पाठक जी हैं और डीएम है, एसपी हैं, अब जांच कर रहे हैं। यहाँ 4 टास्क फोर्स बनाई गई हैं, टीम गठित की गई है जांच करने के लिए। यही वो घर है, मेरे पीछे देखिए घर है, इसको बाकायदा बैरिकेड कर दिया गया है, कोई अंदर जा नहीं रहा है और इसके अंदर पुलिस है और 4 टीमें बनाई गई हैं। जी इसमें बताया जा रहा है कि ये जो आदमी था ये सनकी टाइप का था, इसका जो पुलिस ने बताया है प्राथमिक तौर पर। हालांकि उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी कि किस प्रवृत्ति ने कैसे किया उसने, लेकिन जो घटना है बड़ी ही दुखद है। इसमें जो यहाँ का युवक है जो जिसने आत्महत्या की है, उसने पहले 2 बच्चों को गांव से बुलाया, उन बच्चों को पहले हत्या की, उनका शव जो है जो इसने खुद आग लगाई है उसके कमरे के बगल से मिला है और उसने आत्महत्या की है, उसने आग लगा ली, फिर उसकी सबकी मौत हुई है। टोटल 4 बच्चे शामिल हैं मौत में और खुद दंपति भी शामिल है। जी आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।